अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा खान और आप देख रहे हैं इशारा टीवी। दोस्तों, आज हम हलाकू खान की हुकूमत के बारे में तस्करा करेंगे, जो कि आज तक तारीख हलाकू खान के रवैये को नामुनासिब अल्फाजों से याद करती है। हलाकू 1217 से 8 फरवरी 1265 तक एक मंगोल हुक्मरान था, जिसने मगरबी एशिया का बशर्ता हिस्सा फतह किया। ये ईरान का मंगोल हुक्मरान और चंगेज खान का पोता था और बहुक मंके खान और कबाइली खान का भाई था। दोस्तों, इसने अल खानीत खानदान की बुनियाद रखी। हलाकू ने मंगोल सल्तनत के जनूबी मगरबी हिस्से का काफी हद तक बगदाद मुहासरा 1258 में फैलाया और इसने के जरिए इस्लामी दुनिया में बगदाद के असरात खत्म हो गए और हलाकू की फौज ने शहर दुमिश्क को कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से इस्लामी असर और रसूख मिस्र के ममलूकों में मुंतकिल हो गया। दोस्तों, यहाँ हमें बताना होगा कि जलवत कौम को भी मंगोली कौम से शिकस्त हुई, यानी हलाकू की कौम से, और इसे जदीद दौर के ईरान के आबाओ अजदाद के तौर पर अब भी याद किया जाता है। बचपन और इब्तदाई जिंदगी। हलाकू खान 15 अक्टूबर 1217 को तुलाई और सुरगस्तानी के यहाँ पैदा हुए। सुरगस्तानी यानी हलाकू की वालदा एक किटाटी शहजादी थी, जिसने मंगोल रियासत पर ज्यादातर कंट्रोल किया। वो अपने तमाम बेटों को मंगोल लीडर बनता देखना चाहती थी। ये शहजादी ईसाई थी, जिनका ताल्लुक मशरिक के चर्च से था। दोस्तों, तुलाई चंगेज खान के बेटों में से एक था, जैसे कि हलाकू, अरकबोक, मंगू, कबाइल खान, ये सब भाई। जब मंगू खान के तख्त पर चढ़ने के वक्त 1251 में एक मुनकिद असम्बली ने कहा, हलाकू ने सैयद पसंद इस्माइलियों या शुमाली वस्ती ईरान के कातलों को कुचलकर मगरबी एशिया को फतह करना है। तो यहाँ से हलाकू के कत्लो गारत का सिलसिला शुरू होता है। जब 1255 में मंगू ने इस्लामी इलाकों में मंगोल इक़्तिदार कायम करने के लिए सरकारी तौर पर अपने भाई हलाकू को मुकर्रर किया, तो हलाकू का मंसूबा यह था कि इसने जनूबी ईरान की एक कम्युनिटी लोरस को कुचलना था, हशशीन फिरके को तबाह करना था, बगदाद में अब्बासी खिलाफत को शिकस्त देना और दमिश्क में अयूबी खानदान को कुचलना और मिस्र में ममलूक सल्तनत को ज़ेर करना था, जो कि अफसोस इसने कर भी लिया। दोस्तों, जल्द ही हलाकू मंगोल सल्तनत की सबसे बड़ी फौज के साथ निकल गया। सन 1256 में हलाकू ने कातलो यानी एक असैयद पसंद इस्लामी फिरके का किला फतह किया। बगदाद का मुहासरा। हलाकू खान और इसके जनरल गोगन 9 नवंबर 1257 में अपनी फौज की क़यादत के लिए बगदाद पहुंचे। हलाकू ने बगदाद को हथियार डालने यानी हार मानने को कहा, लेकिन उस वक्त के खलीफा अल-मस्तम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और कहा, तुम यानी मंगोलों ने हम पर हमला करना चाहा। और खलीफा अल-मस्तम ने यह भी कहा, अगर मंगोलों ने हम पर हमला किया तो इन्हें खुदा के गजब का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हलाकू की फौज ने इनके शहर पर हमला कर दिया और 17 जनवरी 1258 को खलीफा की फौज को कुचल के रख दिया। हलाकू 22 जनवरी तक बगदाद की दीवारों तक पहुंच गया। बिलाखिर 10 फरवरी को बगदाद को हथियार डालने पर मजबूर किया गया और 10 ही दिनों के अंदर अंदर खलीफा अल-मस्तम को फांसी दे दी गई। दोस्तों, रवायत ये कहती है कि खलीफा को सोने और चांदी के भरे टावर के अंदर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। ताहम मौरिखीन का यह ख्याल है कि शायद खलीफा को कलीन में लपेट कर रौंद दिया गया ताकि शाही खून ना बहाया जाए, मंगोलों को अपने शहजादों को फांसी देने के रिवाज के मुताबिक। इसके बाद मंगोलों ने तकरीबन एक हफ्ता कत्लेआम किया। इसे इस्लाम की तारीख में सबसे हौलनाक वाक़ियों में से एक के तौर पर लिखा जाता है। वह अब्बासी खानदान का एक शख्स कत्लेआम से बच गया और फरार हो गया। इसे वहां ममलूक सुल्तान ने पनाह दी। शाम की फतह 1260। बगदाद को फतह करने के बाद हलाकू ने आज़रबाईजान पर तवज्जो मरकूज़ की, जो कि अल खानीत खानदान का मरकज समझा जाता है। 1259 के मौसम खिज़ात तक हलाकू और इसके मुश्तरिका फौज ने शाम की तरफ पेशे कदमी की, जिस पर इस वक्त अयूबी खानदान की हुकूमत थी। इसे फौरन बाद हल्ब का मुहासरा कर लिया गया और दमिश्क ने 1 मार्च 1260 को आसानी से हथियार डाल दिए। 1260 में आखिरी अयूबी हुक्मरान अन नासिर यूसुफ को हलाकू ने फांसी दे दी। दोस्तों, यहाँ हमें समझना होगा कि बगदाद और दमिश्क के चले जाने के बाद कायरा में मिस्री ममलूक इस्लामी दुनिया की ताकत का मरकज बन गए। 1260 के मौसम गर्मा तक मंगोल ने मिस्र के साथ सरहद पर वाक़िया गजा की तरफ भी मार्च करना चाहा। ताहम हलाकू को जल्द ही चीन में अपने भाई मंगू की मौत की खबर मिल गई और इसी तरह इसे जानशीनी का फैसला करने के लिए कराक्रम वापस जाना पड़ा। दोस्तों, हलाकू ने जंग में लड़ने के लिए सिर्फ 10,000 मंगोल घुड़सवारी को शाम में कुतुबका की क़यादत में छोड़ दिए। ऐन जलवात की जंग 1260। मलमूकों कौम जो इस इलाके पर हुकूमत करती थी, कमजोर मंगोल फौज पर हमला करने के मौके से फायदा उठाया। फिर ममलूकी फौज ने मंगोल फौज के बाकी माइंदों पर हमला किया, जिसे अब ऐन जलवात की जंग के नाम से जाना जाता है। 3 सितंबर 1260 को मंगोल फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई। इसके बाद कुतुबका को फांसी दे दी गई। मंगोल कौम ऐन जलवात कौम पर दोबारा कभी दावा नहीं कर सके। फिर अगली सदियों तक मंगोलियों ने बार बार शाम पर हमला किया, लेकिन अपनी सरजमीन चंद माह से ज्यादा बरकरार ना रह सकी। फिर दरिया दजला ही हलाकू की बकिया दौरे हुकूमत तक मंगोल सल्तनत की सरजमीन रहा। याद दहानी रहे, मंगोल कौम यानी हलाकू समेत इसके बशिंदे। बात की महिमात। 1262 तक हलाकू अपने इलाके वापस आया, जब इसके भाई कबाइली खान को अगला अजीम खान का नाम दिया।
फिर 1262 से 1263 के दरमियान हलाकू को कौकास के इलाके में तनाज़े का सामना करना पड़ा। हलाकू के कजन भटकू खान का भाई बरके खान जो गोल्डन हार्ट का हुक्मरान था, भटकू का भाई भरके जो एक मुसलमान था और बगदाद की फतह का बदला हलाकू से लेना चाहता था, लेकिन हलाकू की फौज ने इब्तदाई तौर पर फतह हासिल की और इसने बरके के इलाके में मार्च भी किया। ताहम इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। रवायत कहती है कि हलाकू के बहुत से सिपाही दरिया में डूब के मर गए थे क्योंकि पतली बर्फ इनके घोड़ों के बोझ तले दब गई थी। दोस्तों रवायत यह भी कहती है कि 1263 में हलाकू कौकास के शुमाल में हमले की कोशिश में घोड़ों के पाँव के नीचे आके कुचला गया था। मोसुल और फारिस में बगदादों के अलावा ये भी हलाकू की आखिरी मुहिमों में से एक थी। हलाकू का यूरोप के साथ ताल्लुक। हलाकू मुसलमानों के खिलाफ फ्रांस के साथ एहतियात कायम करना चाहता था। इसने 1262 में अपने सिक्योरिटी रिचल्डिस के साथ बैरूनी मुल्क में तमाम बादशाहों शहजादों के पास एक सिफारिश खाना भेजा। ताहम सिसिली में बादशाह ने इसका सिफारिश खाना रोक दिया क्योंकि दोस्तों बादशाह मुमलिकों का इत्यादी था। हलाकू ने मुमलिकी रियासत को बुरी तरह शिकस्त दी थी। फिर रिचल्डिस को बहरी जहाज के जरिए वापस भेज दिया। हलाकू ने हार नहीं मानी। इसने फिर 10 अप्रैल 1262 को जॉन हेनरी के जरिए फ्रांस के बादशाह लुइस एक्स1 को एक खत भेजा। हलाकू के खत का जवाब एहतियात की तजवीज़ में आया। यह मालूम नहीं हो सका कि यह खत एक्स1 तक पहुंचा या नहीं। ताहम इस खत में यूरोप के फायदे के लिए हलाकू ने यरूशलेम पर कब्जा करने के मंसूबे का जिक्र किया था, लेकिन इसके बावजूद हलाकू का यूरोप के साथ इत्तेहाद बनाने का ख्वाब अधूरा ही रहा। हलाकू की जाती जिंदगी। हलाकू की चीफ बीवी दकूस खतून एक नस्तूरी ईसाई थी, बिल्कुल हलाकू की माँ की तरह। वो 13वीं सदी की केटाटी शहजादी और तोगरल की पोती थी और ख्याल किया गया है कि डकूस को इसके दादा की मौत के बाद तुलाई के हवाले किया गया था ताकि तुलाई की मौत के बाद इसकी शादी हलाकू से कर दी जाए। दोस्तों मोरिखीन ये दावा करते हैं कि बगदाद के मुहासरे के दौरान डकूस की मुदाखलत की वजह से बहुत से ईसाई बच गए थे। मोरिखीन ये भी दावा करते हैं कि हलाकू ने अपनी आखिरी सांसों में डकूस की ख्वाहिश के खिलाफ बुद्धमत इख्तियार कर ली और हावे के इलाके में एक बुद्ध मंदिर है जो कि इसकी दिलचस्पी का सबूत है। दोस्तों हलाकू खान के कम से कम 3 बच्चे भी थे। इन बच्चों का नाम तरकाई, तकोदर, अबाका खान था। अबाका खान ने 1265 से 1282 तक ईरान के दूसरे अयल खान के तौर पर खिदमत अंजाम दी। दोस्तों ख्याल ये भी किया गया है कि हलाकू के मजीद 2 बच्चे और भी थे। इसके दोनों बच्चों ने इब्तिदा में आज़रबाईजान और अर्मेनिया के गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। दोस्तों हमें यह मालूम होना चाहिए कि हलाकू ने अल खनीद खानदान की बुनियाद रखी और इसी तरह रिजवी खानदान की राय हमवार की, जिसकी वजह से ईरान की तश्कील हुई। और दोस्तों इनकी मुहिमात ने ईरान को यूरोपीय और चीनी असरात के लिए मजीद खुला कर दिया। और आखिर में हलाकू की मौत। हलाकू खान का इंतकाल 8 फरवरी 1265 में हुआ। इसे अर्मिया झील में शाही जजीरे से तकरीबन 10,000 की बुलंदी पर वाक़िया एक बड़ी चट्टान पर दफन किया गया। मुबैना तौर पर इसके जनाजे पर इंसानी कुर्बानी की रस्म थी। इसमें से बहुत सी नौजवान खवातीन की तदफीन भी शामिल थी जो कि बाद की जिंदगी में इसकी खिदमत करें। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर देना, आपको अफसोस नहीं होगा।